हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। जैसा कि आपको बता दिया गया था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सेट प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है अब पढ़ेगा इंडिया चैनल पर। तो इसमें हमने पहले देख लिया है कि कितने क्वेश्चन कौन से, मतलब इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें 25 होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 25 होंगे रीजनिंग से रिलेटेड और उसके अलावा 50 होंगे वो सामान्य ज्ञान के होंगे, 15 होंगे वो मैथ से होंगे और उसके बाद 10 जो होंगे वो कंप्यूटर से होंगे। तो ये आपका सिलेबस है। इसमें हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि शुरू स्टार्ट ही इसमें जो मैंने सेट डाला है उसमें स्टार्टिंग ही है आपका रीजनिंग से। तो रीजनिंग का एक बार डिस्कशन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्वेश्चन है कि पी का मतलब भागा दर्शाता है, क्यू गुना को दर्शाता है, आर प्लस को और एस माइनस को दर्शाता है। तो इतना का सॉल्यूशन निकालना है। इसका मतलब क्या होगा? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहता है तो हम इसे सॉल्व करने के लिए आप देखो, क्यू के जगह गुना है, पी के जगह भागा है ना, आर के जगह प्लस है और एस के जगह माइनस है। आपने बॉडी मास पढ़ा होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिवाइड वाला प्रोसेस करते हैं। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और क्यू का मतलब इतना है ना, गुना है, तो 18 गुना 3 54। और यहाँ 5 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 6 यानी कि -1 यहाँ से आ गया। तो 54 माइनस 1 का मतलब 53 यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है त्रिभुज का संख्या निकालना है, इस तरीके से आप जोड़िए। देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज ऐसे हो गया, फिर 1 2 3 4 त्रिभुज ऐसे हो गया, 4 4 8 हो गए, फिर 1 2 3 4 यानी कि टोटल कितने हो गए? टोटल 12 हो गए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। दी गई श्रृंखला में आगे क्या होगा वो देखिए आप। अच्छा देखो, आपको ABCD तो याद ही होगा कि कितना, 12 13 14 15 यानी 16 आएगा, यानी कि P से स्टार्ट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखते हैं कि ऑप्शन में सारा में P से स्टार्टिंग है। अच्छा, x का मान जो होता है वो 24 होता है, T होता है वो 20 होता है, P 16, L 12 यानी 4 4 का अंतर आ रहा है। तो 12 में से 8 गया, 4 गया तो 8 बचेगा यानी H वाला आएगा। तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया, A इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर, इंजीनियर और पुरुष में क्या संबंध दिखाता है? तो आप देखो, पुरुष ये हो गया, पुरुष डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, यानी कि ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महाराष्ट्र भारत, यानी महाराष्ट्र जो है भारत का एक राज्य है और टेक्सास जो है वो USA का एक राज्य है। ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 72 और 90 में जो रिलेशन है वो इसका किसके साथ रिलेशन होगा? आप देखो, 72 को 9 गुना 8 लिख सकते हैं, इसे 9 गुना 10 लिख सकते हैं। इसे भी हम फ्रैक्शन के रूप में तोड़ते हैं। 156 को हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन के रूप में तोड़ते हैं। 2 से आप तोड़ोगे तो ये 7 8, 2 से 3 9, 3 से तो आपका आ जाएगा 13, 3 दूना 6 दूना 12 यानी इसे 12 गुना 13। देखिए आप, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है ना, इसलिए 12 गुना 13 हमने ले लिया। 12 गुना 13 अगर हम ले लेते हैं तो अगला 13 गुना 14 होना चाहिए। 13 गुना 14 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 182 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वर्ग, गोलक, आयत और वृत्त में कौन अलग है? तो आप ये बताओ कि ये 2 डायमेंशनल वर्ग, वृत्त और आयत है, लेकिन गोलक क्या है? 3 डायमेंशनल शेप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AE यानी कि 1 और 5, CG का मतलब है 3 और 7 यानी 4 का डिफरेंस आ रहा है। 10 और 14 4 का डिफरेंस, लेकिन MO यानी 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, 13 और 15 में 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगला देखते हैं। कोई वर्ग आयत नहीं है और सभी आयत त्रिभुज है। यहाँ देखिए, वर्ग यहाँ ले लेते हैं, आयत, कोई वर्ग आयत नहीं है लेकिन सभी आयत त्रिभुज है ना, सभी आयत त्रिभुज है, ऐसे कह सकते हैं।
तो अगला कुछ निष्कर्ष देखिए, अगला देखिए, कुछ त्रिभुज वर्ग है। तो क्या त्रिभुज और वर्ग में कोई रिलेशन है? नहीं है ना। कुछ त्रिभुज आयत है, कुछ त्रिभुज आयत है, सही बात है, यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, ये रिलेशन दिया, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 2 करने पर 51 होता है, 6 का स्क्वायर प्लस 2 करने पर प्लस 4 करने पर 40, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और प्लस 3 करने पर 28 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 6, 11, 18, 27, 38 और 66 में जो लुप्त है वो क्या है। आप यहाँ देखिए 5 बढ़ रहा है, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11, तो यहाँ कितना बढ़ेगा? 13 बढ़ेगा। 38 में 13 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा आंसर। कह रहा है कि बादल सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी कहते हैं। तो पक्षी किस में उड़ते हैं? आप ये बताओ, पक्षी उड़ते किस में? पक्षी हवा में उड़ते हैं, और हवा को क्या नीला कहा जाता है, यानी पक्षी नीला में उड़ेंगे। कह रहा है कि मोहन अपने घर से सूरज को मंदिर के पीछे उगता देखता है। मान लेते हैं कि मोहन का घर यहाँ पर है, मोहन का घर है, ओके, मंदिर है इधर, मंदिर यहाँ है, सॉरी त्रिशूल होता है मंदिर में, मंदिर यहाँ है। तो मंदिर का पीछे, मान लो फ्रंट इधर है, तो मंदिर का पीछे जो है इधर से सूरज उगता है, यानी इधर पूरब हो जाएगा। आगे कह रहा है कि उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबते हुए देखता है, तो पूरब। अब पश्चिम किधर हो जाएगा? पश्चिम तो इस साइड में हो जाएगा, तो इसका यहाँ पर घर है, यानी कि रेलवे स्टेशन इधर हो जाएगा, और इसके पीछे में पश्चिम है ना, तो इधर वो डूबते हुए देखता है। तो कह रहा है कि रेलवे स्टेशन मंदिर के किस दिशा में? तो रेलवे स्टेशन मंदिर के, सॉरी, रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में? तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में? पूरब दिशा में है। आगे देखते हैं रमेश सुरेश, ये रमेश सुरेश जो है, रमेश और सुरेश आपस में भाई है, भाई को हम प्लस से डिनोट करते हैं। और राखी और गीता, राखी और गीता बहनें हैं। रमेश का लड़का, जो रमेश का लड़का है वो गीता का भाई है, यानी कि लड़का जो है वो गीता का भाई है, तो राखी का भी भाई होगा। तो सुरेश और राखी का क्या रिश्ता हुआ? अब ये सब भाई बहन है, सुरेश इसका भाई, यानी सुरेश उसका चाचा हो गया, तो सुरेश और राखी का चाचा भतीजी का रिश्ता हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि केमिस्ट्री को पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार से सजाया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेटिकल, तो पहले सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर एम आएगा, ऐसे ही आएगा ना, फिर एस टी आर वाई ऐसे आएगा। तो बाएं से दाहिनी और पांचवा अंक क्या होगा? 1 2 3 4 5, पांचवा अंक क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को काउ लिखा जाता है। अच्छा आप ये देखो, काउ का मतलब सी का मतलब 3, ओ का 15, डब्लू का 23, क्लॉक यानी कि 3, एल का मतलब 12, ओ का मतलब 15, सी का मतलब 3, के का मतलब 11। तो कह रहा है कि इतना को क्या लिखा जाएगा। अच्छा पहला अक्षर हम देख लेते हैं, एक, तो ए से भी स्टार्ट हो सकता है, तो आप ए से स्टार्ट होने वाला एक है हमारे पास। पी का मतलब 16 होता है ना, तो क्या 16 है यहाँ पर? नहीं है ना। तब दो अक्षर लेकर देखेंगे, 14, 14 यानी कि एल एन, तो एन से स्टार्ट होने वाला एक है, यानी ये आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि शाम के 7:30 बजे घड़ी और मिनट के बीच का अंतर क्या होगा। आप ये देखो सॉरी 8:30 बजे ना, 9 यहाँ बजता है, 9 और 6, सॉरी 6 3, एक सुई तो यहाँ पर होगा और एक सुई इन दोनों के बीच में होगा, 8:30 की बात है तो। अच्छा मिनट जो है, घड़ी में घंटा का जो सुई है वो 1 घंटा में 30 डिग्री का चलता है, ठीक है, और मिनट जो है वो 1 मिनट में 6 चलता है ना। 60 मिनट बराबर 360
डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। अच्छा आप देखिए कि क्या कह रहा है, घंटा और मिनट के बीच का सुई, यहाँ से यहाँ 2 घंटा, 6 से 8 के बीच में, तो 2 घंटा, 2 घंटा का मतलब क्या हो गया 30 मिनट, और आधे घंटे का यानी कि 15 मिनट, तो 30 और प्लस 15 75 मिनट हो जाएगा। अब हम इसमें मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। मैथ का क्वेश्चन में आपका पहला मैथ है कि कमल और आसरा की मासिक आय 4:3 है और उनका मासिक व्यय 3:2 है। ठीक है, दोनों का 6 माह प्रति बचत होता है। अच्छा आप ये बताइए कि बचत बराबर क्या होता है। बचत बराबर होता है आय और माइनस व्यय, दोनों के परसेंटेज में देखते हैं, अनुपात में देखते हैं, तो 1 यूनिट का फर्क आ रहा है ना, 1 यूनिट का फर्क आ रहा है। 1 यूनिट बराबर 600, तो आय है कितनी 7 यूनिट, तो 7×4 42 हो जाएगा। कह रहा है कि 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज पर 6,000 पर उतना ही ब्याज होगा जितना 8,000 की राशि पर 3 वर्ष में होगा। कितने टाइम के लिए होगा। बिल्कुल इजी सा उपाय है, 5 × 4 × 6,000 बराबर 8,000 × 3 × t। सॉल्व करेंगे इसको, 6 से 6 कटा, 4 दूना 6, यहाँ से तो 5 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसको इतना इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 5 शेष बचने का मतलब है इनका हम एलसीएम निकालेंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एलसीएम निकालने पर आ जाएगा 1080। अब 5 शेष बच रहा है तो उसमें 5 जोड़ देंगे, 1085 हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये मैथ है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। जब ऐसा रहता है तो इसका आंसर हो जाएगा 4ab। तो 4ab और नीचे ab दिया है ना, 4 से 4 कट यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 50 संख्याओं का जो औसत है वो 38 है और यदि 45 और 55 निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। अच्छा औसत बराबर क्या होता है, टोटल संख्याओं का योग बटा कितनी संख्याएं हैं वो, यानी कि पहले तो टोटल संख्याएं कितनी है ये निकल जाएगा, यहाँ से सभी का योग कितना है, तो 50 × 38 यानी कि 1900। दो संख्याएं निकल रही हैं 45 और 55, दोनों का योग 100 है यानी कि 100 निकल रहा है तो 1800 हो जाएगा। और 1800 तो कितनी संख्या है, टोटल कितनी है 48 हो जाएंगी क्योंकि 2 निकल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 37.5। ये देखिए इसका वर्गमूल क्या होगा, a² - b² बराबर a + b यानी कि 400 गुना a - b यानी कि 144। इसका वर्ग रूट करेंगे तो 20 और गुना 12 240 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में आप देख रहे हैं बोर्ड मास का है। पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 6 को अगर 2 से भागा देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में से अगर 3 घटेगा तो आपका 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। तो 3 जोड़ 7 यानी कि 10, 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के भिन्न का अंतर निकालना है, तो इन नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, 120 हो जाएगा। पहले में 40 से ये दोनों यानी कि 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80, दूसरा में इसको छोड़कर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, और तीसरा में इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। ये और बटा 40 रह जाएगा, बटा तो 120 रहेगा इन सब के। तो सबसे बड़ी ये और सबसे छोटी ये, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 8/120 यानी कि 15 20 से 1/15। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। ए अपनी गति से दुगुनी, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे टाइम एंड वर्क है ये सारे करवा दिए गए हैं, आपका मैथ का जो लेक्चर है उसमें करवा दिया गया है, तो आप वहाँ से अलग अलग टाइप के मैथ देख सकते हो। बाद बाकी यहाँ पर मैं आपको
बेसिक सॉल्यूशन बताऊंगी, क्योंकि जो मैंने तरीका वहाँ बनाने का बताया वो तरीका, क्योंकि कई लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्हें वो तरीका पता नहीं है तो दिक्कत आएगी, इसलिए मैं बेसिक तरीका बताऊंगी इसमें। मानते हैं कि ए एक्स दिन में, वाई बी वाई दिन में काम करता है। एक दिन में ये 1/x काम और एक दिन में ये 1/y काम करेगा, और टोटल 5 दिन में होता है, यानी कि एक दिन में 1/5 काम हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ए अपनी गति का 2 गुना यानी कि 2/x, और बी आधा कर दे यानी कि 1/2y, तो 4 दिन में हो जाता है यानी 1/4। अच्छा, ए का निकालना है तो हम ऐसा करते हैं, बी को कैंसिल कर देते हैं। बी को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 1/2x हो जाएगा, 1/2y और 1/10 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे, 1 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला खत्म हो जाएगा। 1/2x माइनस 2/x इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/4। जब करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका, इसमें जब सॉल्व करने पर आ जाएगा कि 3/, हाँ, यहाँ सॉल्व करने पर आ जाएगा 3/2x बराबर 3/2x बराबर 3/20 आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, x बराबर 10 यानी कि x का 10 हो जाएगा आंसर, यानी x 10 दिन में उस काम को फिनिश करेगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। आप ये देखो कि केंद्र पर उसके किसी भूखंड द्वारा बना हुआ जो कोण होता है वो उसके परिधि पर बने कोण के दुगुना होता है। अच्छा, ये बराबर ये है, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये टोटल 120 हो जाएगा। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 120 तो ये 60 और ये भी 60, दोनों का एडिशन 120 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घड़ी का अंकित मूल्य 720 है। 2 उत्तरों तक छूट के बाद एक आदमी इतना प्राप्त करता है, तो पहली छूट कितनी है? पहले 720 से 55080 आप माइनस कर लो, ठीक है, यानी 20 यहाँ हो जाएगा आपका 550 है ना 9, यहाँ 6 और यहाँ 169.20, यही तो छूट मिल रहा है। तो 720 का 169.20 कितना परसेंट है जब हम निकालेंगे, यानी 720 का x% बराबर इतना, जब हम इसे निकालेंगे तो आ जाएगा, यानी कि कितना परसेंट है, तो 23.5। आपको जो मैंने परसेंटेज वगैरह का जो टॉपिक बताया उसमें बताया था कि 10 और 15 का जो क्रमिक छूट है वो 23.5 होता है। कैसे होता है वो देखिए, 10 + 15 माइनस 10 × 15/100, जब सॉल्व करेंगे तो 23.5 आ जाएगा। ये सारे कुछ पॉइंट्स है ना जिसे हमें याद रखना होता है कि कितना परसेंट, जैसे 20% को 1/5 लिखते हैं, 2 का क्रमिक छूट है, 10% का 2 क्रमिक छूट है, तो कितने परसेंट का छूट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा हम ध्यान में रखते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। अगला है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 28 मीटर है, 66 किलोमीटर चलने पर कितने चक्कर लगाने होंगे? एक चक्कर में उतना ही दूरी वो तय करेगा जितना उसका परिधि होगा। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, यानी 2 × 22/7 और गुना व्यास 28 है तो r कितना हो जाएगा, 14, इतना हो जाएगा। और टोटल दूरी है कितना, 66 किलोमीटर, का मतलब 66,000 मीटर। यहाँ 2 हो गया, 22 दिया 66, 3 हो गया, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 250 हो गया, यानी कि 750 चक्कर वो लगा लेगा। कह रहा है कि एक दुकानदार 10 केजी चावल 600 रुपये में खरीदता है और 2 केजी चावल के विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि होता है। ऐसा करते हैं, विक्रय मूल्य हम जो सेलिंग प्राइस है वो हम x मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि 1 केजी का अगर सेलिंग प्राइस x है तो 10 केजी का सेलिंग प्राइस 10x हो जाएगा। अब कह रहा है, आप ये बताइए कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि होता है। तो विक्रय मूल्य 10x है,
बराबर क्रैमुल 600 और माइनस हानि कितना है 2x के बराबर यानी 2 kg के बराबर है तो 2x 12x बराबर 600 तो x बराबर 50 हो गया। 1 kg का विक्रयमूल्य क्या हो जाएगा 50 रुपया विक्रयमूल्य हो जाएगा। जब भी बोट यानी कि नाव शांत जल वाली बात आए तो जैसे यहाँ देखिए बोट का दिया हुआ है स्पीड, शांत जल का स्पीड हमने x मान लिया। अगर वो धारा की दिशा में जाता है तब टोटल चाल 15 प्लस x हो जाएगा और धारा के विपरीत जाता है तो 15 माइनस x हो जाएगा, है ना। धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी वो तय किया और धारा के विपरीत भी उसने कितना तय किया 36 किलोमीटर की दूरी तय किया और टोटल समय उसे कितना लग रहा है, टोटल समय 5 घंटे लग रहा है। इतना बराबर 5, 36/15 प्लस x और 36/15 माइनस x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो है x का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे आप सॉल्व कर लेना। चलिए अब ये सवाल हम देख लेते हैं। पारुल और रोहित के वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 94 हो जाता है तो कितने वर्ष बाद रोहित की आयु पारुल की आयु वर्तमान आयु के बराबर होगी। अच्छा हम मान लेते हैं कि 7x और 5x है तो दोनों का योग कितना हो गया 12x हो गया। 5 वर्ष बाद तो 5 वर्ष दोनों का एज 5 वर्ष बढ़ेगा ना तो 12x प्लस 10 कितना हो जाता है 94 हो जाता है। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 7 यानी आयु क्या हो गया 49 और 35। कह रहा है कि कितने वर्ष बाद रोहित की आयु पारुल के आयु के बराबर हो जाएगी। तो आप ये देखिए अभी कितना है 49, दोनों में फर्क कितना है 14 यानी 14 वर्ष बाद रोहित की आयु अभी जो वर्तमान आयु है पारुल की उसके बराबर हो जाएगी। ये हो गया आपका मैथ का पूरा। अब हम देखते हैं कंप्यूटर सेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है। अब कह रहा है कि सी भाषा का विकास किसने किया था। तो सी भाषा का विकास डेनिस रिची ने किया था। सी भाषा यानी सी लैंग्वेज है। ठीक है। आगे है मेमोरी सेल क्या है। मेमोरी सेल कोशिका हो नहीं सकता, बैटरी हो नहीं सकता। मुख्य मेमोरी में स्टोरेज का आधारभूत इकाई है ना। मेमोरी सेल स्टोरेज को ही तो दर्शाता है। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है। तो प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण क्या हो सकता है। इनपुट डाटा का परीक्षण, सबसे पहले परीक्षण हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। समस्या का समझना, आउटपुट की योजना। जब आप प्रथम चरण पूछ रहे हो तो आउटपुट तो वो बाद में आएगा ना, प्रोग्राम लिखना भी बाद में आएगा। नहीं, समस्या समझना ये क्या हो गया आपका प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण। डाटा कहाँ भेजना है और कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सा बस प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा भेजना है लिखना है तो नॉर्मल सा बात है, आप चिट्ठी भेजते हो लिखते हो तो क्या का यूज़ करते हो, एड्रेस लिखते हो तो एड्रेस बस का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड का प्रथम इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड एक प्रथम इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से क्या करते हैं। तो कीबोर्ड से कंप्यूटर ऑन करते हैं, नहीं, समस्त सूचना कंप्यूटर में भेजते हैं। सही बात है, समस्त सूचना को कंप्यूटर में भेजते हैं। आगे देखते हैं माउस को किस नाम से जाना जाता है। माउस तो है नहीं, कंट्रोल डिवाइस है नहीं, रैट है नहीं, पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि माउस से पॉइंट ही तो करते हैं। मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कौन नियंत्रित करता है। तो इनको नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का काम है नियंत्रित करना। सीडी रोम किसका उदाहरण है। तो सीडी रोम एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। आगे देखते हैं हम, हमारा 3 सेशन पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं जीएस पर। जीएस लास्ट में करवाने का कारण ये है कि जीएस के क्वेश्चन 50 है तो मैंने सोचा कि चलो वो 50 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, 3 सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जीएस का क्वेश्चन इकट्ठा कर लेंगे। चलो ठीक है, तो अब हम जीएस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी तो विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है। अब समुद्रगुप्त
गुप्त वंश के संस्थापक, अच्छा ऐसा कहते हैं, गुप्त वंश के संस्थापक, इनका क्या कार्यकाल था? तो 335 से 350 भी कहीं लेता है, इससे लेकर के 375 सी इनका कार्यकाल रहा। स्कंदगुप्ता का 455 से रहा 467 तक। ये समुद्रगुप्त जो थे वो स्कंदगुप्त के ग्रैंड पेरेंट्स थे, यानी दादाजी हो गए। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद का लेखक जयदेव। अच्छा, कलहन की जो महान रचना जो यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है, कलहन का राज तरंगली। कालिदास का हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास भी गुप्त वंश में था, ठीक है। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया गया? तराइन का पहली लड़ाई जो हुआ था वो 1191 में हुआ था। 1 मिनट, गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था और इसके लिए दिल्ली के दरवाजे खोल दिए गए थे। खानवा का लड़ाई 1525 ईस्वी में, खानवा का जो लड़ाई है वो 1525 में होता है। और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। अगला है कि सही क्रम से सजाए। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ईस्वी में। तो चलो ये तो सजा हुआ है ही। आगे देखते हैं कथकली। कथकली किस राज्य का है? तो ये कथकली केरल का है। तमिलनाडु का क्या है? भारतनाट्यम। मणिपुर का जो प्रमुख नृत्य है वो जगोई है। और आंध्र प्रदेश का गोविंद नृत्य भी एक मेन नृत्य है। उसका गोविंद नृत्य कब किया जाता है? जब वहाँ तीज त्योहार होते हैं तब गोविंद नृत्य वो लोग करते हैं। गुप्त वंश की स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो नागर शहरी में विकसित किया गया है और ये है कहाँ? यूपी में है। फिर तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर भी गुप्त वंश का ही है, लेकिन वो एमपी में है, एमपी के कटनी जिले में है। भीतर गांव का मंदिर, ये भी शायद ये शिव मंदिर से शायद रिलेटेड है, कंफर्म नहीं हूँ अभी मैं। जैसे दशावतार मंदिर और विष्णु मंदिर तो विष्णु से रिलेटेड है। भीतर गांव का मंदिर या तो शिव से या विष्णु से रिलेटेड है, कंफर्म नहीं, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। भीतर गांव का मंदिर है कहाँ? ये यूपी में है। और भुमरा का शिव मंदिर ये है एमपी के सतना जिले में। सूर्य से बढ़ती दूरी की ओर से ग्रहों का सही क्रम, तो सबसे नज़दीक सूर्य के बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद हो गया शनि, उसके बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून, ठीक है। ये बढ़ते क्रम के रूप में है। इसके अलावा आप याद रख सकते हो बौने ग्रह कौन कौन से? बौने ग्रह 3 हैं, शिशिर, प्लूटो और एरिस। शिशिर, प्लूटो और एरिस। प्लूटो जो कि अपना 9वां ग्रह था, लेकिन जिसे बौने ग्रह में रख दिया गया, ठीक है। अब अगला कह रहा है, सॉरी 1 मिनट, अगला क्वेश्चन है कि हवा है और स्थान है कि कहाँ ये हवा चलती है। तो मिस्ट्रल हवा जो है, ये मिस्ट्रल हवा फ्रांस में चलती है, ठीक है। यामू हवा जापान में, यामू हवा जापान में। सिरोका जो है, अच्छा इसका देख लेते हैं। खमसीन जो है वो मिस्र की हवा। खमसीन हवा तो बहुत ही फेमस, खमसीन और मिस्ट्रल तो बहुत फेमस है। ये कहाँ का है? मिस्र का हवा है। अब रह गया सिरोका। सिरोका है ये गर्म हवा है, ये मेडिटेरियन सी के आसपास में ये हवा चलता है। और जैसे मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल और इसका ऐसे कह लो आप, मिस्ट्रल हवा नॉर्थ वेस्ट की हवा है और सिरोका जो है वो साउथ ईस्ट की हवा है, साउथ ईस्ट की हवा है सिरोका। ये गर्म हवा है। जैसे अफ्रीका और यूरोप के बीच में ये हवा चलती है। प्रति चक्रवात की क्या विशेषता है? तो प्रति चक्रवात में क्या होता है? इसकी विशेषता है कि प्रति चक्रवात के टाइम में आपका एकदम आकाश जो है बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। लोयस का पठार है,
लोएस का पठार किस तरीके का पठार है? ये पवनकृत पठार है। लोएस का पठार पवनकृत है। जैसे हिमानीकृत आप कह लो कि ये जो हिमालय के जो पठार है, इस तरीके से अलग अलग पठारों को कैटेगराइज किया गया है। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है। तो कृषि से संबंधित आयोग क्या है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ओके, अब हम देखते हैं अब हम आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा सही नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के बीच में होता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 के बीच में, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 के बीच में। ये तीनों तो सही है। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो 69 से 74 या हुआ था, यानी दो वर्ष का अनवरत योजना इस टाइम में था, यानी 69 से 71 में हुआ था। और इसी टाइम में चौथी पंचवर्षीय योजना के टाइम में ही हम वो जो MS स्वामीनाथन ने गेहूं के लिए किया था, जो क्रांति हुई थी वो हुई थी। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि से रिलेटेड था, दूसरी व्यवसाय से रिलेटेड था, और तीसरी में दोनों पर कंबाइन जो ये है वो उस पर ध्यान दिया गया था। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष की कार्यान्वित अन्नपूर्णा योजना जो है वो 2000 ईस्वी में लाया गया था। अन्नपूर्णा योजना के तहत कुछ बातें हैं जो अन्नपूर्णा तहत में आप याद रख सकते हो। जैसे अन्नपूर्णा योजना में ऐसा था कि 65 वर्ष या उससे अधिक के जो बुजुर्ग लोग थे, वरिष्ठ नागरिकों को, ठीक है, दरिद्र वरिष्ठ नागरिकों को 15 केजी गेहूं और चावल इस तरीके से खाने के लिए उन्हें दिया जाता था। ये अन्नपूर्णा योजना में लाया गया था। स्पेशली ये वरिष्ठ नागरिकों, सीनियर सिटीजन के लिए, गरीब जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए। अच्छा, राष्ट्रपति के पद की गोपनीयता, कहाँ चला गया? राष्ट्रपति पद गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति पद की गोपनीयता का शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ओके, उसके अलावा है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल अधिकार में था, लेकिन अभी क्या है, ये विधिक अधिकार कर दिया गया है। विधिक अधिकार करने का रीजन ये है कि आप जो डेवलपमेंट करते हो, कंस्ट्रक्शन वगैरह की काम करते हो, तो मूल अधिकार रहने पर आप किसी का जमीन, कोई भी चीज़ ऑक्यूपाई नहीं कर सकते थे। इसके लिए संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि मूल अधिकार में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पर विधिक अधिकार की जहाँ पर बात हो तो वहाँ पर आप कर सकते हो कुछ। आगे है कि इस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। अच्छा, शिक्षा का मूल अधिकार 6 से 14 वर्ष के लिए, सभी के लिए नहीं, 6 से 14 वर्ष के लिए। तो अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा का मूल अधिकार। ए का मतलब होता है कि अमेंडमेंट, यानी अमेंडमेंट के तहत इस चीज़ को लाया गया है। अनुच्छेद 20 की हम बात करते हैं तो इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अच्छा, आगे हम देखते हैं संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? स्टार्टिंग में जो थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी क्या है, अभी अनुसूचियों की संख्या अभी 12 हो गया है। आगे देखेंगे, B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। यह किस भाग में वर्णित थे? अनुच्छेद 32, ऐसे अगर हम देखें तो मौलिक अधिकार की बात की जाए तो यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, लेकिन सिर्फ अनुच्छेद 32 की बात अगर की जाती है तो ये हो जाता है आपको मूल अधिकार में नहीं आकर, ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है B.S. नायपॉल। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक B.S. नायपॉल है। मूत्र का जो पीला रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग वो होता है यूरोक्रोम
की उपस्थिति के कारण उसका रंग पीला होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते का परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। रेल की क्वेश्चन कर रहा है कि रेल की पटरियां अपने बकरों पर किस कारण से बैक की जाती है? ठीक है, ये चीज़ समझे आप। जब पटरियां बिछाई जाती है तो आपने देखा होगा कि दूसरी पटरियां जब लगाई जाती है तो थोड़ा पीछे से लगाई जाती है, आगे से नहीं। तो वही चीज़ पूछ रहा है। तो उसका जवाब है कि रेलवे के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अब है कि घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित की गई? तो घड़ियाल प्रोजेक्ट जो है काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट है, चंबल नदी। चंबल नदी है कहाँ? एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है। पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? पादप, उसको शाकाहारी खाते हैं, मांसाहारी, फिर अपघटक होते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा इसका जवाब। भूटान देश की राजधानी और मुद्रा। भूटान की राजधानी थिम्पू और उसका मुद्रा है गुलतरूम। भूटान, हाँ। अब टोक्यो है जापान की राजधानी, उसका मुद्रा येन है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला, उसका मुद्रा पेसो। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसी दिन 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी हमारे यहाँ वापस आए थे इंडिया में। टेलीफोन की खोज किसने किया? टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल ने। अच्छा, ये है कि स्वर्ण पदक विजेता भारतीय तैराक। देखो ये है तो करंट का क्वेश्चन, तो हम उतना ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन ये ऐसा पूछ सकता है कि कौन किस फील्ड से आता है ना। तो तैराक संजीव रेड्डी जो थे, सॉरी संजीव रेड्डी नहीं, BM बालाकृष्णन, ये थे तैराकी फील्ड से थे। तो कभी अगर पूछ ले कि BM बालाकृष्णन किस फील्ड से थे, तो आप जवाब दे सकते हो कि तैराक थे। इनका डेथ हो चुका है। किस बैंक ने सर्वप्रथम भारत में ग्रीन कार लोन लॉन्च किया? ये है SBI ने। ग्रीन कार लोन जो है वो SBI ने लॉन्च किया है। रूस द्वारा निर्मित सबसे विध्वंसक परमाणु पनडुब्बी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पनडुब्बी का सबसे पहले नाम क्या है? जो विध्वंसक परमाणु पनडुब्बी है उसका नाम है बेलगोरोड। जो रूस ने इसको फुली डिजाइन किया है उसका नाम बेलगोरोड है। इसकी खासियत यह है कि इस परमाणु पनडुब्बी में 8 मानव रहित अंडर वाटर यान लगाए जा सकते हैं, मतलब बिना। उसके बाद है कि समुद्र के तल की मैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। समुद्र के अंदर की गहराई में जो मैपिंग है उसके लिए यूज किया जा सकता है। तो ये 3 स्टेटमेंट दिया, तीनों का तीनों सही है। भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ये बहुत ही फेमस है और अभी के टाइम में जो कि इंडिया और ईरान के रिलेशन को लेकर के इस तरीके की बात आ रही है कि ईरान चाइना की तरफ झुक रहा है। तो चाबहार पोर्ट जो है ये काफ़ी न्यूज़ में आया है, तो आप ध्यान रख सकते हो। चाबहार पोर्ट कहाँ है? ईरान में। अच्छा, अफ़गानिस्तान में हमने इंडिया ने वहाँ का संसद को वो किया है, मतलब बनवाया वहाँ में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? वेदों, अच्छा आप ये देखिए वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ये ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसमें गायत्री मंत्र जो है उसके बारे में बोला गया है आपका ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल का पर महाभियोग लगाया गया था? हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ पर जैसे अपने यहाँ निचली सदन है ना, उच्च सदन, निम्न सदन, तो हाउस ऑफ पीपल्स और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है वहाँ पर। अपने यहाँ जैसे विधानसभा और राज्यसभा है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किस पर महाभियोग लगाया गया था? तो वो वारेन हेस्टिंग्स पर लगाया गया था महाभियोग।
अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? तो कलकत्ता का जो दुर्ग निर्मित है वो आप सबको पता है, विक्टोरिया महल, जिसकी हम बात करते हैं। जो भी कलकत्ता जाना चाहता, सॉरी विक्टोरिया महल तो वहाँ का है, फोर्ट की बात, यहाँ दुर्ग की बात की जा रही है ना, तो दुर्ग वहाँ का फोर्ट विलियम दुर्ग है। सिखों का अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह वैसे थे कहाँ के? तो गुरु गोविंद सिंह मतलब पटना, इसके लिए प्रकाश वर्ष वगैरह भी मनाया जाता है, काफ़ी वहाँ अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह का जो पहले नाम था, बाद में सिंह वो हुए, इनका पहले नाम मैंने कहीं पढ़ा था, गुरु गोविंद शर्मा करके इनका नाम मैंने पढ़ा था कहीं। ये 10वें थे, 10 गुरु बने थे इनके, 10वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जो थे वो 5वें थे, और गुरु तेग बहादुर 9वें थे, और गुरु अंगद 2nd थे। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बफर पूंजी के समुचित विकास के निर्धारण हेतु गठित समिति के संबंध में क्या सत्य है? बफर पूंजी से समुचित, बफर स्टॉक, बफर पूंजी, ये सब आपने इकोनॉमिक्स का काफ़ी फेमस टर्म है, काफ़ी सुना होगा। तो इसके बारे में बफर पूंजी के बारे में हम ये करते हैं। तो इस समिति का जो गठन है वो 2018 में हुआ था, ये पहला स्टेटमेंट है। इसकी अध्यक्षता बिमल जालान को सौंपी गई थी, और इस समिति में कुल 6 सदस्य हैं। तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो तीनों स्टेटमेंट इसका सही है। बैंक नोट ऑफ द ईयर 2018 किस देश के नोट को प्रदान किया गया? वैसे अभी के टाइम में ये फेमस नहीं है, पर फिर भी आप ध्यान रख सकते हो कि ऐसा भी कोई ईयर मनाया जाता है, बैंक नोट ऑफ द ईयर। किसको 2018 में प्रदान किया गया था? तो वो है कनाडा को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है उसका जो निर्माण है वो राजराज प्रथम ने करवाया था। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में काफ़ी फेमस है चार मीनार, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। चार मीनार हैदराबाद में। इवन चार मीनार के पास हैदराबाद में काफ़ी बड़ा मार्केट लगता है। कौन सा हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो आप देखो, शिवालिक है, काराकोरम भी तो हिमालय श्रृंखला में है, और हिंदू कुश पर्वत हिमालय श्रृंखला में है। कुनलून हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन, तो पतन क्या है? जैसे एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट करने वाली समुद्री, जो स्पेशली जो पोर्ट्स बनाए जाते हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए, यानी कि जल मार्ग से जो कनेक्ट करने के लिए जो बनाया जाता है पतन, वही चीज़ है। ये सारे पोर्ट्स ही हैं। तो पूर्वी तट पर कौन स्थित है? ये मोस्टली तो पश्चिमी तट पर है। पूर्वी तट पर आपका है जो स्थित, वो है मालदीव और पारादीप और हल्दिया, ये पूर्वी तट पर है। और ये सब जो है आपका कांडला से हल्दिया, हल्दिया से कोचीन, पारादीप, कांडला, ये सारे पश्चिमी तट पर हैं। अब देखते हैं कि अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो भारत में पूछा जा रहा है, तो चावल। अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है चावल। गेहूं की बात कर ली जाए तो बिहार में, यूपी में गेहूं होता है, एमपी में है, पंजाब और राजस्थान, पंजाब और आपका हरियाणा हो गया, इन्हीं जगहों पर गेहूं है। बाद बाकी तो चावल, नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले या फिर साउथ की बात कर ले, बिहार वगैरह की बात कर ले, तो चावल ही होता है। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे है? यूएसए की राजधानी आपको पता ही होगा। तो यूएसए की राजधानी जो है वो है पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है। नदी की बात की जा रही तो वाशिंगटन डीसी ना, पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, एक और चीज़ है, यूएसए जो है वो 50 स्टेट्स से मिलकर के बना है, इसलिए आप देखेंगे वहाँ का फ्लैग देखोगे तो वहाँ पर 50 तारे लगे हुए। वो 50 तारे वहाँ के स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए। यूएसए के बारे में और आप जान लो कि वहाँ द्विसंघात्मक प्रणाली है और
दोहरी नागरिकता है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है, ठीक है, तो प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, क्या मनरेगा जिसको कहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी, तो कृषि को पहले भी मैं पंचवर्षीय योजना में बताई, दूसरी में उद्योग को दिया गया, ठीक है। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर जोर दिया गया, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ, इसका नारा ही दिया गया था, तब था 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने की बात की गई थी। ये छोड़ दीजिए, करंट का इसका कोई लेना देना है नहीं। अनुच्छेद में समता का अधिकार, तो समता के अधिकार की बात अगर की जाती है तो वह अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार की जाती है। पर अगर आप ये पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे कि कितने तरीके की समता है, तो 2 तरीके की समता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और उसके बाद अनुच्छेद 20 क्या है, तो अपने अपराध की दोष सिद्धि के लिए जो स्वतंत्रता है वो है। और अनुच्छेद 21 में किस चीज़ की बात की गई है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करवाता है, ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो होती है वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। द एंसेस्ट्रेस ऑफ फ्लोरेंस म्यूजिक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है सलमान रुश्दी। चलो ये, हाँ, ये आपका क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चंस हैं इसके जीएस के, वो भी अब कंप्लीट हो गया, यानी सेट 1 आपका कंप्लीट हो गया है। आगे जो सेट करवाया जाएगा वो सेट 2 करवाया जाएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो ये स्पेशली मेरा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट करवाने के पीछे जो मेरा रीज़न है वो ये है कि अभी लॉकडाउन का टाइम है और बुक्स वगैरह भी अवेलेबल हो नहीं पा रही हैं एक्चुअली। बहुत सारे स्टेट में ये बुक्स जा नहीं पा रहे और सीट अच्छे वैकेंसी मतलब अच्छे सीट के लिए पोस्ट निकली है। आपको एक राजधानी में रहने का जगह मिलेगा, वर्क कल्चर भी सही है यहाँ का, इसलिए आप लोग अगर फिलअप करना चाहते हो तो फिलअप करिए। सिलेबस भी आप देख ही रहे हो कि सिलेबस क्या है, बहुत ही बेसिक, सारे सब्जेक्ट से बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 3-4 महीने की तैयारी में भी आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में मैंने बता दिया है, एक उसमें वीडियो डाला है जिसमें कितने सीट के लिए निकले हैं, क्या क्राइटेरिया है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया उसमें। तो आप अगर चाहते हो इसे फिलअप करना तो आप फिलअप कर सकते हो। अब देखो जो भी स्टेट हैं, इवन दिल्ली में बुक मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है अभी के टाइम में, यहाँ भी बुक्स अवेलेबल नहीं है, बहुत मुश्किल से मैंने ये बुक ढूंढा था, तो दूसरे स्टेट में बहुत मुश्किल है मिलना। और इसलिए मैं मतलब इस बुक को इतना सिंसियरली जाकर के लेकर आई, क्योंकि जो भी लोग हैं जिन्होंने इसका फॉर्म फिलअप किया है उन्हें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चीज़ आपको इस वीडियो के तहत जो हम सेट प्रैक्टिस करवाएंगे इससे आपको पता चल जाएगा। तो आप रेगुलरली इसे फॉलो करते रहिए, तरह तरह के सेट और प्रीवियस ईयर्स के। अगर ये आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक करें, साथ में जो आपके साथ के लोग जिन्होंने भी ये फॉर्म फिलअप किया है या जो भरना चाहते हैं, क्योंकि ये 12th पर ये फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है। और कुछ जैसे कुछ लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पशंस हैं जिन्हें 11th पर भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अभी तो डेट है इनका, सितंबर तक डेट है, तो आप जिन्होंने नहीं फिलअप किया जो भरना चाहते हैं तो वो लोग को भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। और जहाँ तक इसकी बात है तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको जो प्रीवियस ईयर के या फिर सेट प्रैक्टिसेस इस पर करवाए जाएंगे, उसके बाद आपको PDF भी इसका प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें, और डिसलाइक करके एक बार रीज़न ज़रूर दे दें। मैंने देखा है कि 1-2 डिसलाइक आते भी है तो उनका वो रीज़न नहीं देते,
मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप रीज़न ज़रूर दे दिया करें जिससे कि सुधार हो सके। चलो कोई नहीं, आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, पर सुधार करने के बाद हो सकता है जो लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल हो जाए। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को शेयर किया करिए, लेक्चर को शेयर किया करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले दिन अगला सेट प्रैक्टिस लेकर के आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।